हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th मैथमेटिक्स बुक एनसीईआरटी का चैप्टर 7 इंटीग्रेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन। ओके, इसमें क्या आएगा? इंटीग्रेशन। मीनिंग क्या है इसका? इंटीग्रेशन का सिंपल मीनिंग होता है समेशन। ओके, अगर मैं इसको आसान भाषा में आपको बताऊं तो देखिए, अगर आप सीढ़ियों से नीचे से ऊपर जाएंगे और आपको टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है तो हाइट प्लस हाइट तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? आपकी टोटल हाइट आ जाएगी। ये क्या हो गया? आपका सिंपल मेथड। अगर आप टेढ़े मेढ़े रास्ते से नीचे से ऊपर जाएंगे उस केस में जो हाइट फाइंड आउट करने का मेथड होता है उसे क्या बोलेंगे आप? इंटीग्रेशन। ये आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, एक्स एक्सेस वाई ओरिजिन, कोई कर्व आपको गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, x इज इक्वल टू a और ये x इज इक्वल टू b बाउंडेड है। अगर आपको इसका क्या निकालना है? a या बाउंडेड रीजन। ठीक है, आपको टोटल क्षेत्रफल इसका फाइंड आउट करना है तो उस केस में क्या करेंगे आप? छोटे छोटे स्लाइड बना लेंगे। ओके, अब x डिस्टेंस पे अगर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y हैं तो ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस कितनी आएगी आपके पास? y, और इसको लेट कर लेंगे आप एक छोटी डिस्टेंस dx। ओरिजिन से x डिस्टेंस पे क्या ले लिया आपने? dx। विड्थ की एक क्या ले ली? स्लाइड ले ली। ओके, अब इस स्लाइड को आप ऐड कर देंगे। कहाँ से लेके कहाँ तक? a से लेके b तक। देखिए कैसे a आपका हो जाएगा, ये आपका क्या बन गया? बेसिकली रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का क्या होता है? क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी होगी y और ब्रेथ कितनी होगी आपकी? dx। इसको आप ऐड कर देंगे कहाँ से? a से लेके b तक। तो क्या आ जाएगा आपका? टोटल क्षेत्रफल आप फाइंड आउट कर पाएंगे इसका। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आपका समेशन। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। ठीक है, समझाने के लिए कि समेशन किस टाइप का है ये इंटीग्रेशन में। ठीक है, इसलिए मैंने आपको छोटा सा यहाँ पे बता दिया है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में या डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ओके, नोट कीजिए इसको। अब इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। मीनिंग क्या है इसका? इसका मीनिंग है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, या इसको आप बोल पाएंगे एंटी डेरिवेटिव। ओके, सेकेंड पार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसका मीनिंग क्या है? इसका सिंपल मीनिंग होगा प्रोसेस ऑफ समेशन। प्रोसेस ऑफ समेशन। ओके, अब देखिए, अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ स्मॉल f ऑफ x प्लस सी, आपने इस फंक्शन का क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन। तो एक आपको दूसरा फंक्शन आ जाएगा कैपिटल f ऑफ x। ठीक है, इस फंक्शन का आप कहेंगे डिफरेंशिएशन तो एक दूसरा फंक्शन आ जाएगा। अगर दूसरे फंक्शन का कर देंगे आप इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा? आपका पहला फंक्शन आ जाएगा। यही तो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन। क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, अब डिनोट कीजिए इसको आप। इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल f ऑफ x dx इज इक्वल टू स्मॉल f ऑफ x प्लस के c। ओके, अब जो ये मैंने बनाया है साफ सा, इसे बोलेंगे आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन।
अब जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करने वाले हैं उसको भी एक नाम दिया जाता है, क्या? इंटीग्रैंड, INTEGRAND, इंटीग्रैंड। और dx क्या हो गया आपका? विद रेस्पेक्ट टू x, जिसके एस्पेक्ट में आप फंक्शन का इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ओके, अब जो आपका आंसर आया स्मॉल f ऑफ x, इसको भी एक नाम दिया जाता है, क्या? इसे बोलेंगे आप एंटी डेरिवेटिव, और इंटीग्रल, और प्रिमिटिव। ओके, और c क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c होता है आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका थोड़ा नॉमेनक्लेचर हो गया जो आपको याद रखना है। ओके, हम डिस्कस करने वाले हैं c के लिए कि c क्यों आप ऐड करते हैं आंसर में। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। ठीक है, कि आप आंसर में प्लस c को ऐड क्यों करते हैं। देखिए, नोट कीजिए इसको। ज्योमेट्रिकल representation of indefinite integration। ओके, क्या है देखिए इसमें, अगर आपने कोई फंक्शन लिया 2x, इसको कर दिया आपने इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा आपका? x स्क्वायर प्लस के c आ जाएगा। इतना सभी को पता है। अगर आप 2x का इंटीग्रेशन करेंगे x के एक्सपेक्ट में, तो क्या आएगा आपका? x स्क्वायर प्लस के c आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस के 0, कितना आएगा? 2x। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, कितना आएगा? 2x। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस के 2, कितना आएगा आपका? 2x। और डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, कितना आएगा आपका? 2x। क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म क्या आती है? 0 आती है। और x स्क्वायर कितना आएगा आपका? 2x आ जाएगा। अब देखिए, आप ड्रॉ कीजिए इसको, x एक्सिस, y एक्सिस और ओरिजिन। अगर ये कर्व देखे होंगे आप, x स्क्वायर, ठीक है, किसकी इक्वेशन होती है? ये इक्वेशन होती है पैराबोला की। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पे आप? एक्सिस पे। क्या कैसे कहेंगे आप? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका वर्टेक्स कहाँ लाई कर जाएगा आपका? ओरिजिन पे। ओके, सेकेंड आपका दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस के 1, तो 1 शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस पे, वर्टेक्स। ये दे रखा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 2, तो इसका वर्टेक्स प्लस 2 शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस पे। ये दे रखा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 1, इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव y एक्सिस पे 1। ओके, ये आ गया। ठीक है ना। अब कहने का मतलब क्या है? आपके डिफरेंट फंक्शन का, एक्स स्क्वायर प्लस 0 का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएट किया, तो क्या है आपका आंसर? 2x। सभी केस में क्या आएगा आपका? 2x आएगा। अगर आप इस फंक्शन का कहेंगे इंटीग्रेशन, तो आपका ये फंक्शन आना चाहिए। ओके, आएगा नहीं आएगा? क्योंकि होता क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिए किया आपने इसको, देखिए कीजिए। अब यहाँ देखिए, अब c क्या है? तो 0 पे, c 0 भी है, प्लस 1 भी है, प्लस 2 भी है और माइनस 1 भी है। मतलब c की अलग अलग वैल्यूज के लिए फंक्शन भी क्या होंगे आपके? ये अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये किसको डिनोट करता है? फैमिली ऑफ कर्व को डिनोट करता है। डिनोट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स। ओके, कहने का मतलब क्या है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन
इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है आपका फैमिली ऑफ कर्व को, ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंट करके मैंने दिखाया रखा है। ओके, अब आपने फंक्शन का किया डिफरेंशिएशन, अगर आप किसी फंक्शन का करते हैं डिफरेंशिएशन तो क्या मिलता है उससे आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और देखिए सभी केस में स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगी आपकी सेम होगी। इसका मतलब क्या है, अगर आपने एट एक्स इजिकल टू एक्स नॉट पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और इन पे जहां ही कट किया वहां आपने टेंजेंट ड्रॉ की, ये एक ये एक ये एक ये, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा आपका सेम होगा, इक्वल होगा, तो लिखेंगे आप एट एक्स इजिकल टू एक्स नॉट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज सेम। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट। जब भी आप किसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसमें क्या ऐड करते हैं आप प्लस सी ऐड करते हैं। अब पता लगे क्यों ऐड करते हैं आप प्लस सी, ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंट करता है ये फैमिली ऑफ कर्व को। नोट कीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। फर्स्ट क्या है इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। के क्या हो गया आपका कांस्टेंट, एफ एक्स क्या है आपका फंक्शन ऑफ एक्स, और डी एक्स क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके एक्सपेक्ट में आप इंटीग्रेशन करने वाले हैं फंक्शन का, ठीक है। अब देखिए के का कोई भी नहीं है यहाँ पे, के को आप साइन से निकालेंगे बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से, तो ये आएगा के बाहर एफ एक्स डी एक्स। केवल आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, फंक्शन ऑफ एक्स का। के जहाँ लिखा है उसको वही का वही लिखा है दीजिए, ओके, के से कोई आपका फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए इसका सेकंड प्रॉपर्टीज, दो फंक्शन आपके दे रखे हैं, या तो होंगे एडिशन में या होंगे सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आप दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं अलग अलग, इसका अलग और इसका अलग। तो पहले कहेंगे आप एफ एक्स का प्लस माइनस सेकेंड जी एक्स का, ओके। थर्ड, अगर आपके n फंक्शन दे रखे हैं, या तो एडिशन में दे रखे होंगे या एडिशन सब्ट्रैक्शन में दे रखे होंगे, ठीक है, तो आप उनका भी अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए कैसे, k1 f1x प्लस k2 f2x प्लस k3 f3x प्लस डैश डैश लास्ट क्या होगा आपका kn fxn और dx, ठीक है ना। कितने फंक्शन दे रखे हैं आपके, n फंक्शन दे रखे हैं एडिशन में, तो आप इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको लिखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर, ओके। तो कीजिए इसको, k1 इंटीग्रेट f1x dx प्लस k2 इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx डैश डैश लास्ट में क्या आएगा kn इंटीग्रेशन ऑफ fx fnx dx, ओके। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। तीन प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इनको भी आप ध्यान रखेंगे, नोट कीजिए इसको। अब देखेंगे इसमें आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले। फर्स्ट क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और कंडीशन क्या होगी इसमें n नॉट इक्वल टू माइनस के वन, ठीक है। n क्या होना चाहिए आपका नॉट इक्वल टू माइनस वन। इसका पहला पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट डी वन अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका x की पावर माइनस वन, तो n क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा। तो इस केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला अलग से होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, लॉग
मॉड एक्स प्लस के सी। इसको आप याद रखेंगे। इस फॉर्मूले से जितने भी आपके एक्स की पावर के इंटीग्रेशन है सब सॉल्व हो जाएंगे, केवल और केवल छोड़ के किसको, जहां एन की वैल्यू -1 हो जाएगी, मतलब 1/x का आप इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस के सी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। सेकंड देखिए इसी में ही, अगर दे रखा है 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1 को लिखेंगे आप x की पावर 0, ठीक है, अप्लाई कर दो फॉर्मूला, तो क्या आएगा आपका x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो इज इक्वल टू क्या है x प्लस के सी। 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है हमेशा x। एक केस और देखिए इसमें, अगर लिखा है आपका 100 dx, कोई कांस्टेंट टाइम लिखी है, x का कोई फंक्शन नहीं लिखा वहां पे, तो उस केस में क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, तो 100 तो क्या हो गया आपका कांस्टेंट, इसको बाहर निकालेंगे प्रॉपर्टी 1 से, तो क्या बनेगा यहाँ पे 1, और 1 का पढ़ चुके हैं यहाँ पे, क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन x, तो आंसर आ जाएगा आपका 100x प्लस के सी। अंडरस्टैंड, ओके। अब फॉर्मूला सेकंड क्या है इसमें, सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स कितना आएगा, माइनस के कॉस एक्स प्लस के सी। थर्ड कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस के सी। फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स tan x cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस के cot x प्लस सी। 6 sec x tan x dx कितना होगा sec x प्लस के सी। 7th इंटीग्रेट ऑफ cosec x cot x dx इज इक्वल टू कितना होगा माइनस के cosec x प्लस के सी। 8th इंटीग्रेट ऑफ 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये होगा साइन इनवर्स x प्लस सी। 9th माइनस 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस सी। 10th 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आएगा आपका tan इनवर्स x प्लस के सी। 11 1/(-1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा आपका cot इनवर्स x प्लस सी। 1/(x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये होगा आपका sec इनवर्स x प्लस सी। 13 माइनस 1/(x स्क्वायर माइनस 1, ये आएगा आपका cosec इनवर्स x प्लस के सी। ओके। 14 है आपका e की पावर x dx, कितना होगा e की पावर x होगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी क्या होता है, सेम होता है, जो है वही आ जाएगा। अगर आप बोलें d/dx e की पावर x आएगा, अगर बोले आप इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, तभी क्या आएगा आपका e की पावर x ही आएगा। ये फॉर्मूला होता है 15 e की पावर x dx, इंटीग्रेट ऑफ a की पावर x dx, इसका होता है a की पावर x अपॉन लॉग a प्लस सी। ओके। अब a के प्लेस पे यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट ABCD या कोई नंबर 1 2 3 4 XYZ। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल अगर लिखा है 100 की पावर x dx, ठीक है, तो तब क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, ये पढ़ा आपने फार्मूला, क्या आएगा 100 की पावर x अपॉन लॉग 100 प्लस सी। ए के प्लेस पे क्या आ गया, केवल 100 आ गया। अगर यहाँ लिखा होता b की पावर x, तब क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, b की पावर x अपॉन लॉग b। नोट कीजिए फॉर्मूले को, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये।
अब अगर इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन और डी एक्स, ठीक है, इसका करना है आपको इंटीग्रेट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन लिखा है, जबकि आपको केवल इंटीग्रेट पता है किसका, एक्स की पावर एन का। क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जबकि यहाँ एक्स के प्लेस पे क्या आ गया, एक लीनियर फंक्शन आ गया। और ध्यान रखेंगे एक्स, अगर इन जितने आपने पढ़े हैं स्टैंडर्ड फार्मूले, अगर इन फार्मूलों में कहीं एक्स के प्लेस पे लीनियर फंक्शन आ जाता है तो उस केस में आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इसको आप लेट कर लेंगे, पूरे फंक्शन को, जो लीनियर फंक्शन का दे रखा है उसको लेट करेंगे आप टी, ए एक्स प्लस बी को लेट कर लेंगे आप टी। तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका, टी की पावर एन। अब फंक्शन टी का हो गया तो डी एक्स तो यहाँ आएगा नहीं, जब टी का फंक्शन है तो क्या होगा, टी के एक्सपेक्ट में करेंगे आप इंटीग्रेशन, तो यहाँ क्या आना चाहिए आपका, डी टी ही आना चाहिए। वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो आपको जो मेन काम है डी एक्स को फाइंड करना है किसकी टर्म में, डी टी की टर्म में। तो देखिए आपने ये लेट किया हुआ है, इसको आप यूज कीजिए। क्या कर लेंगे यहाँ पे आप, डिफरेंशिएशन ऑफ with respect to x on the both side, differentiation with respect to x on the both side कीजिए इसको डिफरेंशिएट। a हो गया कांस्टेंट, x का आएगा 1 और b का क्या होता है 0, t का कितना होगा dt अपॉन dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेंगे आप, तो dx आ जाएगा आपका dt अपॉन a, यही आपको फाइंड आउट करना था। तो dx के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, dt अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ लिखेंगे आप dt। अब आप अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला, ठीक है, t की पावर n का, और किसके एक्सपेक्ट में करना है आपको, dt के एक्सपेक्ट में ही करना है। तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन ए t की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ओके, अब t को आपने लेट किया हुआ है तो t की वैल्यू आप पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या देखिए आपकी ए एक्स प्लस बी, तो लिखेंगे आप ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन प्लस वन अपॉन ए इंटू एन प्लस वन प्लस सी। ओके, एक और बताता हूँ आपको एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अगर लिखा है आपका 1 अपॉन 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर और ये dx, ठीक है। अब जो आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड फार्मूला उसमें क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और उसका होता है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, जबकि यहाँ x के प्लेस पे क्या लिखा है, लीनियर फंक्शन लिखा है 5x, तो अभी नहीं कर पाएंगे आप इसका इंटीग्रेशन। तो आप इस फंक्शन को लेट कर लेंगे क्या, t, 5x को t लेट किया तो ये आ गया आपका 1 अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर। तो यहाँ dx के प्लेस पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे dt आना चाहिए। तो अभी बताया मैंने आपको, यहाँ जो फंक्शन आपने लेट किया हुआ है इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड। तो 5x का 1 और t का कितना आएगा, dt अपॉन dx, तो dx आ जाएगा dt अपॉन 5। तो रखो आप dx की वैल्यू यहाँ पे, तो ये आ जाएगा dt और 1 अपॉन 5 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब आप अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 अपॉन 5 ये होता है tan इनवर्स t का, और t की आप वैल्यू पुट कर देंगे क्या, जो आपने लेट की हुई है 5x प्लस के c। ओके, एक और देखिए एग्जाम्पल, sec स्क्वायर x अपॉन 2 dx, ठीक है। अब इसका करना है आपको इंटीग्रेशन, यहाँ लिखा है x अपॉन 2, x नहीं लिखा हुआ है तो अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं फार्मूला। तो x अपॉन 2 को लेट करेंगे आप t, x अपॉन 2 को आप लेट करेंगे t, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर t, यहाँ भी आना चाहिए dx का, dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको dt की टर्म में। तो यहाँ कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड। तो 1 अपॉन 2 x का 1 और ये dt अपॉन dx, तो dx इज इक्वल टू dt, 2 dt हो जाएगा, 2 dt, पुट को वैल्यूज 2 कांस्टेंट बाहर, ये आपका dt आ गया। अब अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला, sec स्क्वायर t का क्या होगा आपका tan t, और t की आप वैल्यू पुट कर देंगे x अपॉन 2
प्लस के सी। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। अब देखो, ये तो आपका डिटेल में बताया मैंने आपको। अगर आपको डायरेक्ट करना है, इसको लेट नहीं करना, तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्या? अगर आपका x के मल्टीप्लाई में दे रखा है कोई कांस्टेंट टर्म, तो किस में आएगा? वो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अगर डिवाइड में दे रखा है कोई कांस्टेंट टर्म, तो किस में आ जाएगा? वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट? अगर आपको ऐसे करना है सॉल्व, तो ऐसे कीजिए सॉल्व। अगर आपको डायरेक्ट करना है, आपको लेट नहीं करना है, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर स्टैंडर्ड फार्मूले पे x के प्लेस पे कोई लीनियर फंक्शन आ जाता है, ठीक है, जैसे कि आपका लीनियर फंक्शन आ गया, यहाँ देखो x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है? a लिखा है। अगर लिखा है मल्टीप्लाई में, तो कहाँ आएगा वो आंसर में? डिवाइड में आ जाएगा। अगर लिखा है डिवाइड में, तो कहाँ आ जाएगा वो? मल्टीप्लाई में। ओके, नोट कीजिए इसको भी।